नमस्कार। 2 दिन बल्कि 3 दिन मैं शासकीय कार्य से बाहर था और अंतिम एपिसोड 56 में मैंने आपको ये बताया था कि कैसे 22 जुलाई 2002 को एसपी सिटी लखनऊ के पद से स्थानांतरित होकर कई ट्रांसफ़र झेलने के बाद 24 अप्रैल 2003 को फिर से एक बार एसपी क्राइम लखनऊ के पद पर आ गया। मैंने बताया था कि एसपी क्राइम का जो काम है वो पूरे ज़िले में जो क्राइम की घटनाएं होती हैं उनको परसू करना, उनसे संबंधित अभिलेखों का रखरखाव, क्राइम को वर्कआउट करना, जिस भी थाने से संबंधित वो क्राइम है उसको देखना, खासकर ऐसे क्राइम जो किसी आपसी रंजिश या इस तरह के नहीं हैं, जो स्थानीय या लोकल क्राइम नहीं है। अगर उनका नेचर ऐसा है जो पूरे डिस्ट्रिक्ट या इंटर डिस्ट्रिक्ट नेचर का है, उसको ज़रूर देखा जाए। मई महीने की बात है, मुहर्रम चल रहा था, 70 दिन का मुहर्रम लखनऊ में। जिनकी वाकफ़ियत लखनऊ से है वो जानते हैं कि मुहर्रम बहुत लंबे समय तक चलने वाला त्यौहार है। लॉ एंड ऑर्डर की बहुत ही कठिन और विषम परिस्थिति होती है। सारे सीनियर अफसर उसके बंदोबस्त में लगे रहते हैं, उसकी मीटिंग्स, जुलूसों का निकलना, जो झगड़े वाली जगह हैं वहाँ पर अच्छी पर्याप्त व्यवस्था करना, क्योंकि इनका इतिहास पुराना कोई 10-20 साल पहले, यानी उस 2002-2003 से 10-20 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, बहुत अच्छा नहीं रहा है। 10 मई को पुराने शहर में चुप ताज़िया का जुलूस था। चुप ताज़िया का जुलूस वैसे तो प्रदेश में तमाम और जगहों जहाँ मैं रहा हूँ बहुत कम लोग जानते हैं, जिनसे संबंधित है सिर्फ वो जानते हैं, बाकी शहर को पता नहीं होता। लेकिन जो लोग वाकिफ़ हैं लखनऊ से वो जानते हैं कि चुप ताज़िया का जुलूस भी यहाँ पर बहुत बड़ा बंदोबस्त उस दिन किया जाता है। उसके एक दिन पहले चौक थाने में मीटिंग होती है, जिसमें सभी वरिष्ठ अधिकारी, ज़िले के बाहर से मुहर्रम की ड्यूटी में लगाए गए तमाम सीनियर अफसर, पीएसी और अगर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की कुछ टुकड़ियां हैं तो उनके अधिकारी भी उसमें भाग लेते हैं। चौक थाना बहुत पुराना थाना 1857 की गदर के बाद जितने थाने बने उत्तर प्रदेश में, सब बहुत ही सिक्योर, बड़े बड़े गेट, ऊपर उसमें बुर्ज, गोलियां चलाने के लिए या बंदूक रखने के लिए उसमें जगहें, ताकि अगर बाहर भीड़ हो तो ऊपर से उनको कंट्रोल किया जा सके। बड़ी बड़ी गैलरी और बीच में बहुत बड़ा खाली स्थान, उसी खाली स्थान में शामियाना लगाकर मीटिंग की जाती है। ये मीटिंग कोई 3-3:30 बजे शुरू हुई थी। अनिल अग्रवाल साहब उस समय एसएसपी लखनऊ थे। मैं बहैसियत एसपी क्राइम उस मीटिंग में था, मेरी भी ड्यूटी लगी थी। एसपी ट्रांसगुमती श्री सत्येंद्रवीर सिंह वो भी थे। जनपद के सारे जितने सर्किल ऑफिसर और एडिशनल एसपी हैं वो सब लगाए गए थे। किसी की ड्यूटी, चुप ताज़िया के जुलूस जो है वो सवेरे भोर में 3-4 बजे निकलता है। उसको ढक के चुपचाप लेके लोग भागते हुए जाते हैं। विक्टोरिया स्ट्रीट पर बहुत भीड़ होती है। विक्टोरिया स्ट्रीट पर या मुहर्रम के फेस्टिवल के बारे में लोग ये बताते हैं, जो जानकार लोग हैं, कि मुहर्रम के दिनों में जब लोग निकलते हैं मातम के लिए, हज़ारों हज़ार लोग उस सड़क पर काला कपड़ा पहने निकलते हैं, तो कुछ वैसा माहौल लगता है जैसे ईरान में मुहर्रम में हुआ करता है। मुझे ध्यान है कि बड़े जो राइटर्स हैं लखनऊ की हिस्ट्री के बारे में जो लिखते हैं, और कभी कभी अखबारों में उनके उद्धरण प्रकाशित होते हैं, वो बहुत ही तफसील से, बहुत विस्तृत रूप से इन जुलूसों का जिक्र उन्होंने किया है।
श्री मुनव्वर राना ने एक कवि सम्मेलन में, जिसमें वो मुजाहिरों पे बोल रहे थे, खुद को अपने आप को ऐसा बता के कि मुजाहिर हैं और हम क्या क्या छोड़ आए हैं, क्या क्या ले आए हैं। कभी आप सुनिएगा, यूट्यूब में उनकी बहुत लंबी कविता है, उसमें इसका जिक्र किया है कि मैं वो लखनऊ का, पुराने लखनऊ का वो इलाका भी छोड़ आया हूँ जो मुहर्रम के समय में ईरान जैसा दिखता है। तो उसकी तैयारियां चल रही थी। एसपी वेस्ट श्री उस समय जो एसपी वेस्ट, नाम मुझे भूल रहा है, एसपी वेस्ट उस समय अपनी तैयारियों के बारे में बता रहे थे। सीओ चौक अपनी तैयारियों के बारे में बता रहे थे। हम सभी लोग बैठे हुए थे। थोड़ी देर में एसएसपी साहब ने इशारा करके मुझको और एसपी ट्रांसगोमती को बुलाया। उन्होंने कहा, अभी एक मैसेज आया है वायरलेस पे कि निशातगंज में एक महिला की हत्या हुई है और आप लोग वहाँ चले जाएं। प्राइमा फेसी जो बताया गया है कि हाउस रॉबरी जैसी है, हो सकता है लूट की कोशिश की गई हो और महिला अकेली हो घर में, इसलिए उसकी हत्या हो गई। तो ट्रांसगोमती का चूँकि मामला है, इसलिए सत्येंद्र सिंह साहब भी जाएं और मेरे लिए कहा कि आप जितने लुटेरों के एल्बम हैं ऑफिस में वो सब रख लीजिए और ले जाके वहाँ जो भी चश्मदीद हो उसको दिखाइए। हम दोनों लोग पहुँचे पेपर मिल कॉलोनी निशातगंज में, C33/6 ये मकान नंबर था। जब आप पेपर मिल की तरफ से, कॉलोनी की तरफ से आएंगे तो दाहिने हाथ, और महानगर की तरफ से आएंगे तो बाएं हाथ ही मकान पड़ता। छोटा सा मकान था। बाहर भीड़ जमा थी, पत्रकार पहले से मौजूद थे। हम लोग भीतर गए। 2 कमरों का ये मकान, एक किचन। जैसे ही पहले कमरे में गए तो बेड से किनारे नीचे की तरफ एक यंग महिला की लाश पड़ी थी और प्राइमा फेसी उसे सटाकर गोली मारी गई थी, पॉइंट ब्लैंक रेंज से। उसकी सिस्टर भी वहाँ पे थी, निधि शुक्ला, और एक देशराज करके उनका नौकर था। घटना के बारे में पूछा, उन्होंने बताया साहब ऐसे ऐसे आया और इस तरह से बाहर से आवाज़ दी, दीदी को बुलाया, दीदी गई और दीदी ने उनको पहचाना। कोई, जैसा देशराज बता रहा था, कोई सत्य प्रकाश नाम का आदमी था। उसको भीतर ले गए। दीदी ने चाय बनाने के लिए कहा। देशराज भीतर की तरफ किचन में चाय बनाने के लिए चला गया। इसी बीच में गोली चलने की आवाज़ आई। उसने चाय, चूँकि वो बना रहा था, 2-1 मिनट लगे होंगे उसे चाय को सेटल डाउन करके बाहर आके देखने में। बाहर आया तो दीदी के कमरे का दरवाज़ा बाहर से उसकी सिटकिनी लगी हुई थी और जो आदमी आए हुए थे 2, वो वहाँ से भाग चुके थे। उसने सिर्फ इतना देखना कि वो जाते समय मोटरसाइकिल पर सवार होके गए। हुलिया के बारे में बहुत साफ नहीं बता पाया, फिर भी हम लोग अपना एल्बम लेके और इधर उधर उसको तमाम फ़ोटो दिखाते रहे। उसकी बहन से पूछा गया तो उसकी बहन ने कहा कि हम थोड़ी देर बाद आए और जैसे ही हम आए वैसे ही देशराज ने बताया कि ये घटना हो गई है। सब लोग अपने अपने मृतका का मोबाइल लिया गया और काफ़ी कोशिश की गई उसको खोल के देखने की। व्हाट्सएप थे नहीं उस समय, SMS ही हम लोग देख रहे थे। बहुत हाई प्रोफाइल महिला लग रही थी। उसमें जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो नंबर थे उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्रियों, तमाम MLAs, तमाम MPs, राज्य के बाहर के बहुत ढेर सारे नंबर भी उसमें थे। उसकी बहन निधि शुक्ला से पूछा गया ये क्या करती हैं। उन्होंने बताया कि साहब ये कवयित्री हैं और हम लोग लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं। हम अपनी सिस्टर के साथ बाहर कवि सम्मेलनों में जाते हैं। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा साहब ये वीर रस की कविताएं पढ़ती हैं और देश के तमाम हिस्सों में और 1-2 कवि सम्मेलनों में ये बाहर भी गई हैं। उम्र के बारे में उसने बताया कि 20 वर्ष की उम्र होगी, 20-21 साल की। पत्रकार बार बार भीतर घुसने की कोशिश कर रहे थे। महिला कांस्टेबल और
महिला सब इंस्पेक्टर भी मौजूद थी। उनको देखा गया कि बॉडी का अच्छे से मुआयना कर लें, चोट कहाँ लगी है, किस तरफ से मारी गई होगी, किसने मारा है आदि। जो प्राइमा फेसी सीन ऑफ क्राइम पे जो बेसिक्स की जानकारी की जाती है किस बोर की गोली है, बुलेट तो कहीं नहीं है, अगर सेमी ऑटोमेटिक वेपन से चली है तो उसके एम्प्टीज़ यानी उसके खोखे भी मिलेंगे। वो ढूंढा जा रहा था, करीब करीब 1 घंटे हो गए। इसी बीच में एसएसपी साहब आ गए। एसएसपी साहब के सामने फिर वही बातें उसकी सिस्टर ने बताना शुरू किया, ऐसा है वैसा है। एसएसपी साहब ने एक बड़ा अच्छा सा सवाल पूछा जो हम लोगों से मिस कर गए। उन्होंने कहा आप कितने बजे आई? निधि ने कहा मैं 4 बजे आई। उनका सूचना कब दी आपने और कहाँ दी? तो उन्होंने कहा निशादगंज चौकी पे दी हमने 7-7:15 बजे के आसपास। एसएसपी साहब ने कहा कि ये 3 घंटे तक आप क्या करती हैं? उसने कहा, उनकी सिस्टर ने कहा कि सर मैं अकेले में आपसे कोई बात करना चाहती हूँ। अनिल अग्रवाल बहुत नाम है यूपी पुलिस में इन आईपीएस अफसर का, बहुत ही मेथोडिकल, स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन और लोगों को पहचानने वाले, अपने सबऑर्डिनेट्स में बहुत लोकप्रिय, बहुत अच्छे अधिकारियों में इनका नाम है। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, आपको जो बताना हो सबके सामने बताइए। वो इंसिस्ट करने लगी कि नहीं सर हम बात तो अकेले में ही करेंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, आप 3 घंटे बाद आपने सूचना दी है और हमें इस बात का पूरा अंदेशा है कि इसकी हत्या में आप कहाँ थे। झुंझलाहट में जो पुलिस अधिकारी कह सकता था वो उन्होंने कहा, बार बार ये कहने पर कि नहीं भाई आप बताइए कौन है यहाँ पर बाहरी आदमी। फिर उसने कहा कि सर ये जो कांस्टेबल लोग हैं और जो प्रेस वाले दिखाई दे रहे हैं साहब, इनको बाहर कर दीजिए। उन्होंने कहा भाई यहाँ एसपी ट्रांसगुमती हैं, एसपी क्राइम हैं, सीओ महानगर हैं, सब जिम्मेदार अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, आप मुझसे बात करें या इनसे बात करें, बात बराबर है। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कांस्टेबल्स को, इन लोगों को सबको बाहर किया और हम लोगों से कहा आप यहीं रहें, दरवाजे को बंद किया। बोले अब आप बताइए। थोड़ी सी हिचक के बाद निधि शुक्ला ने कहा कि सर हम जैसे ही आए और हमने देखा कि हमारी बहन की डेथ हो गई है तो हम मंत्री जी से फ़ोन पर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। एसएसपी साहब ने कहा कौन मंत्री जी? फिर वो नाम नहीं बताना चाहती थी, वो कहती नहीं सर मंत्री जी। डांट कर पूछा उन्होंने कि आप नाम बताएंगे कि मैं आपको थाने ले चलूँ। ज़ोर से आवाज़ लगाई इंस्पेक्टर महानगर के लिए कि इनको ले चलिए थाने, इनकी बात मेरी समझ में नहीं आई, आधे घंटे से ये इधर उधर की बातें कर रही हैं, मुझे तो लगता है कि इनको सब पता है, ये बता नहीं रही हैं। निधि शुक्ला ने तुरंत कहा कि सर अमरमणि की बात कर रही हूँ मैं। एसएसपी साहब ने कहा कि उनसे क्या मतलब है? अगर आपकी बहन का मर्डर हुआ तो सबसे पहले आप पुलिस को बताएंगे, अपने किसी रिश्तेदार को बताएंगे, अड़ोसी पड़ोसी को बताएंगे, अमरमणि से क्या मतलब है? तो उसने पहले जैसे होता है कि अरे सर उसमें ये, उन्होंने कहा देखिए आपको जो बताना हो साफ बताइए, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैं 10 मिनट और वेट करूंगा आपका, अगर आप बता सकती हैं तो हम आगे प्रोसीड करें, नहीं तो हम आपको थाने ले चलते हैं, आप सब बता देंगे। बात उनकी सही भी थी। फिर वो बोली कि सर मेरी बहन अमरमणि से प्रेग्नेंट है और 4 महीने की प्रेग्नेंट है। जितने लोग वहाँ खड़े थे सब बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल सन्नाटा छा गया, पिन ड्रॉप साइलेंस वहाँ हो गया। किसी की समझ में नहीं आया क्या किया जाए। एसएसपी साहब ने कहा कि महिला कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर महिला जो हैं बाहर, उनको बुलाइए भीतर। उनको बुलाया गया। पहले उन्होंने पूछा आप लोगों ने डेड बॉडी देखी थी क्या, महिला प्रेग्नेंट थी? तो हम लोगों ने कहा साहब हम लोगों को तो कोई आइडिया नहीं लगा, जो कपड़ा पहने हुए थी, जिस तरह से उसकी बॉडी पड़ी हुई है। फॉरेंसिक्स वाले भी आ गए हैं, उन्होंने भी देखा है, लेकिन हमें इसका कोई आइडिया नहीं। प्राइमा फेसी हम लोगों को देखने में कोई प्रेगनेंसी वाली बात नहीं लगती है। महिला कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर बुलाई गई। एसएसपी साहब ने कहा कि आप दरवाज़ा भीतर से बंद कर लें,
और हमें 10 मिनट में चेक करके बताएं कि क्या महिला प्रेग्नेंट है। थोड़ी देर बाद सब इंस्पेक्टर बाहर निकल कर आई और उसने कहा जी सर, ये लड़की प्रेग्नेंट है, 3-4 महीने की प्रेगनेंसी होगी इसकी। फिर उन्होंने पूछा कि आपका संपर्क हुआ मंत्री जी से? सरकार सुश्री बहन मायावती जी की थी और अमरमणि त्रिपाठी उनके मंत्रिमंडल के सबसे कद्दावर मंत्री थे उस समय। उस समय की जो रिपोर्टर्स होंगे, उस समय के उस पीरियड के जो लोग होंगे जिनका खबरों में या राजनीति में दखल है, उनको अंदाज़ होगा कि कितना भारी भरकम नाम था अमरमणि त्रिपाठी का। मैं तो व्यक्तिगत रूप से भी आपको पहले के एपिसोड में बताया है किस तरह से 6 घंटे में एक चार्जशीट को फाइनल रिपोर्ट में बदलने की जिद करने पर और ये कहने पे कि अगर शाम तक नहीं लगी तो आप ट्रांसफ़र हो जाएंगे, मेरा गाज़ियाबाद से ट्रांसफ़र भी हो गया था। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कब संपर्क हुआ? उन्होंने कहा साहब आउट ऑफ नेटवर्क आता रहा। फिर उनका मोबाइल किसी उनके पीएस के पास मिला 6 बजे के आसपास और उन्होंने बताया कि मंत्री जी नौतनवा में एक मीटिंग कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन मिला तो उन्होंने कहा कि मंत्री जी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं बात करा दूंगा। बोले फिर बात कब हुई उनसे? उन्होंने कहा कि जब मेरी बात हुई तो मैंने उनको बताया इस तरह से कि मधुमिता को किसी ने गोली मार दी है, उसकी डेथ हो गई है। तो मंत्री जी ने कहा अच्छा ठीक है मैं आता हूँ, लेकिन तुम जाके पुलिस में पहले इसकी रिपोर्ट लिखाओ। फिर और क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं, मंत्री जी ने चूँकि इतना कहा तो हम वहाँ से चले आए और सीधे निशातगंज चौकी पे पहुँचे। चौकी इंचार्ज से बताया, चौकी इंचार्ज मेरे साथ आए, मैं यहाँ देखा, उन्होंने यहीं से वायरलेस पे सबको सूचना दी और आप सब लोग आ गए। वहाँ से वहीं उन्होंने एसपी ट्रांसगोमती साहब को कहा, सत्येंद्र सिंह साहब को, कि ठीक है आप ले जाइए, मुकदमा लिखवाइए और पोस्टमार्टम की तैयारी करिए और देखिए इसमें क्या है, आप स्ट्रिक्टली आप सुपरवाइज़ करेंगे इस इन्वेस्टिगेशन को। सत्येंद्र सिंह साहब ने कहा कि सर मेरा एक सबमिशन है, चूँकि इसमें अमरमणि का नाम है और अमरमणि एसटीएफ के ज़माने से ही हम लोग उनसे व्यक्तिगत दुश्मनी मानते हैं, तो इसलिए ये किसी और को दे दिया जाए। हम लोगों का नाम आते ही अमरमणि के बारे में सब जानते थे कि कितना वेंजेंस है इस आदमी के अंदर, कितना झूठ बोलकर किसी के बारे में कुछ भी कह के उसका नुकसान कर सकता है। अनिल अग्रवाल साहब मेरी तरफ उन्होंने रुक किया, उन्होंने कहा ठीक है आप नहीं करेंगे, इस पर क्राइम साहब करेंगे। मैंने कहा साहब मैं तो और बुरी हालत में हूँ और मुझे तो अभी हाल में इन्होंने ट्रांसफ़र कराया था। मैंने पूरी बात उनको बताई कि साहब ऐसे ऐसे था, राज्यसभा के नॉमिनेशन में जो जिनका नॉमिनेशन था नंदा जी का, उन्होंने अपना नाम वोटर लिस्ट में गाज़ियाबाद से करा लिया था और फिर ये हुआ कि उनके यहाँ दबिश हो। मैंने पूरी बात बताई। झुंझलाए हम दोनों के ऊपर, बोले भाई कोई नहीं करेगा तो मैं करूँगा, विवेचना तो होगी, गंभीर प्रकरण है, हत्या का प्रकरण है, लूट कोई नहीं है, प्योर एंड प्योर मर्डर है, मैं करूँगा। तो उनसे कहा गया नहीं साहब हम लोग सब सुपरवाइज़ करेंगे, सीओ साहब हैं, बाकी देखेंगे। और लेकिन ये हम लोग सीधे इस केस से जुड़ने का मतलब वो सबकी शिकायत होगी और सब हटाए जाएंगे। अच्छा ये था कि उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी देश में नहीं थी, देश के बाहर थी। एक एफआईआर लिखी गई। एफआईआर लिखने के बाद उसकी तफ्तीश शुरू हुई। सबसे पहले तो जो उसका मोबाइल फ़ोन था उसमें जो फ़ोन नंबर्स थे उनके बारे में सब जानकारी की गई। बहुत बड़े बड़े नाम, बहुत से लोगों के नाम, तमाम जो एसएमएस थे, कुछ अच्छे और कुछ बहुत अच्छे नहीं, ख़राब की श्रेणी वाले एसएमएस भी थे, उसमें हंसी मजाक के भी थे। अखबारों ने फिर ये बात लीक हो गई, हम लोगों के बीच में जो बात हुई समहाउ ये लीक हो गई कि महिला प्रेग्नेंट है और मधुमिता शुक्ला इसका नाम है, इसकी बहन निधि शुक्ला ने ये बताया कि अमरमणि से प्रेग्नेंट है।
अगले दिन अखबारों की हेडलाइन यही थी, सारे अखबार रंगे हुए थे। पोस्टमार्टम की बात शुरू हुई। कहा गया कि इसका पैनल से पोस्टमार्टम कराया जाए। 9 मई 2003 की बात थी। अमरमणि 10 मई को आए। उस समय पोस्टमार्टम चल रहा था, वो सीधे पोस्टमार्टम हाउस गए। वहाँ उन्होंने निधि और निधि की माँ शांति से बात की। शांति देवी नाम है, निधि शुक्ला और शांति देवी। इन दोनों से बात की, अलग अलग ले जाकर बात की और कोशिश की कि जल्दी से वाइंड अप हो जाए और वाइंड अप होके ये बॉडी ये लखीमपुर खीरी ले जाएं। बॉडी का यहाँ रखा जाना ठीक नहीं है। उनके तमाम आदमी बहुत लंबा काफिला लेके आए थे। वो कभी इनसे बात करते थे, कभी निधि से बात करते थे। बात कुछ सस्पिशियस थी, प्रेस वाले भी थे कि कौन सी बात ऐसी कर रहे हैं। बहरहाल वो जल्दी से बॉडी एक एम्बुलेंस में रख के एम्बुलेंस कराई उन्होंने। शव ले जाने के लिए एक गाड़ी कराई। अपने साथ के कुछ लोगों को उनके साथ भेजा तो किसी दूसरे पर्पज़ से था उस समय, तो यही लगा कि मदद करने के लिए भेज रहे हैं। बॉडी यहाँ से रवाना हो गई। किसी को पता नहीं, न एसएसपी साहब को पता, ना हमें पता, ना एसपी ट्रांसगोमती को पता। हम और एसपी ट्रांसगोमती ने कहा कि ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि फीटस का डीएनए सैंपल लिया गया कि नहीं लिया गया। कैसे पता लगेगा ये कहा गया कि भाई और कोई पता लगेगा, अगर हम लोग अभी पता लगाएंगे और अमरमणि यहीं पर है तो एक अनावश्यक विवाद अभी शुरू हो जाएगा। बेहतर यह है कि किसी के माध्यम से एसएसपी साहब से कहा जाए कि साहब आपके सामने सारी बात हुई थी और फीटस का सैंपल अगर डीएनए के लिए नहीं लिया गया तो फिर कल को कुछ भी साबित करना मुश्किल हो जाएगा। एक पत्रकार जो एसएसपी साहब जिनकी बात मानते थे, उनसे कहा गया, वो इस समय बड़े पत्रकार के रेजिडेंट एडिटर हैं, बड़े न्यूज़पेपर के रेजिडेंट एडिटर हैं, इंडियन एक्सप्रेस के। श्री भूपेंद्र पांडे उनका नाम है। उन्होंने ये बात सुनी। हालांकि हम लोगों ने ये उनसे नहीं कहा कि आप जाके कहिए, लेकिन जिस समय डिस्कशन हो रहा था, पत्रकार का तो काम है, वो उस समय हिंदुस्तान में थे और वो अपना सारे, कोई पत्रकार वो अकेले नहीं, बहुत सारे लोग थे, सब वहाँ आसपास घूम रहे थे कि कोई चीज़ नई मिल जाए, कोई बाई लाइन मिल जाए। कोई कहीं लगा था, कोई कहीं लगा था। लेकिन भूपेंद्र को ये बात क्लिक कर गई। वो सीधे अनिल अग्रवाल साहब के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि सर ये बताइए पोस्टमार्टम हो गया? उन्होंने कहा हो गया। बॉडी कहाँ गई? बोले ये तो नहीं पता। उनका ये चेक कर लीजिए कि इसमें डीएनए की सैंपलिंग हुई कि नहीं हुई, फीटस की। नहीं, कल को जो बात अखबारों में छपी है या जो आपको मालूम है वो साबित कैसे होगी। उन्होंने तुरंत एसपी वेस्ट को बुलाया, उनसे पूछा, पता लगा सब बॉडी गए हुए काफ़ी देर हो गई। उन्होंने कहा फ़ौरन जाइए पोस्टमार्टम करने वाले जो डॉक्टर्स हैं उनसे बात करिए। बात करके आधे घंटे बाद उन्होंने बताया साहब फीटस का कोई सैंपल नहीं लिया गया है। कि पूछे जाने पर क्यों नहीं लिया गया है तो बोले साहब बस आप समझ लें सर कि क्यों नहीं लिया गया होगा। उस समय माननीय मंत्री जी वहाँ मौजूद थे, उनके सारे लोग मौजूद थे जब तक पोस्टमार्टम होकर बॉडी चली नहीं गई। अनिल अग्रवाल साहब बहुत ही, चूँकि सीधे चलने वाले, बहुत स्ट्रिक्टली पुलिसिंग को फॉलो करने वाले अधिकारी थे। उन्होंने पता किया कि पुलिस वाले कोई साथ में गए हैं, किसी का नंबर कहाँ तक पहुँची, तो पता लगा कि ये लखीमपुर खीरी से कोई 30-40 किलोमीटर पहले, 30 किलोमीटर पहले है। अभी जब तक की बातचीत की जाती वो बहुत नज़दीक पहुँच गई थी। एसपी लखीमपुर खीरी से बात की कि इस बॉडी को तत्काल वापस KGMC के लिए भेजा जाए। जो भी एसपी वहाँ रहे होंगे या जो पुलिस अधिकारी रहे होंगे, तो ये कहा गया कि कोई कुछ भी कहे, किसी के कहने पे नहीं जाना है, आप सीधे इसे बॉडी को लेके KGMC आना है।
आप समझ सकते हैं कि किसका किसका फ़ोन आया होगा, लेकिन अनिल अग्रवाल साहब नहीं माने। बॉडी फिर से वापस आई। निधि शुक्ला ने बहुत विरोध किया उस समय, परिजनों ने बहुत विरोध किया कि साहब अब किस लिए जा रही है बॉडी, पोस्टमार्टम हो गया, सब हो गया, आप क्या चाहते हैं इसमें। सबको ये शंका हो रही थी कि शायद अमरमणि ने कुछ इसमें खुराफात की है। बहरहाल रात में बॉडी वापस आ गई। फीटस का सैंपल प्रिजर्व किया गया डीएनए टेस्टिंग के लिए। इस बीच में अमरमणि त्रिपाठी जो उस समय माननीय मंत्री थे, उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। कितने सीनियर अफसर से कहलवाया, अनिल अग्रवाल साहब टस से मस नहीं हुए। जब फीटस का सैंपल यानी नवजात का सैंपल डीएनए टेस्ट के लिए पर्याप्त सैंपल लेके रख लिया गया, तब इनको बॉडी को फिर से रवाना किया गया और उनके परिजन लेके उसे लखीमपुर खीरी गए। राजनीतिक शोर होना ही था। अमरमणि त्रिपाठी का पूर्व इतिहास रहा है। जब गोरखपुर में, वो गोरखपुर के रहने वाले हैं, 19A हुमायूंपुर साउथ कोतवाली गोरखपुर उनका निवास स्थान है। जब हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही के गैंग रजिस्टर हुए थे, उस ज़माने में जब क्राइम अपने चरम पे था गोरखपुर में, तो अमरमणि त्रिपाठी हरिशंकर तिवारी के गैंग मेंबर थे। इनकी हिस्ट्री शीट खुली हुई है। लेकिन धीरे धीरे ये राजनीति में आए और माननीय हो गए। उस समय तक चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी थी नहीं, तो बस यही पता करना शुरू किया, किसने कहा, किसने भेजा और कैसे बॉडी वापस आई, सैंपल को किस तरह चेंज किया जाए। चूँकि एसएसपी साहब ने स्पष्ट कर दिया था कि सैंपल जहाँ भी रखा गया है वहाँ पर एक गार्ड लगेगी। हमारे यहाँ पुलिस में एक 3 की गार्ड, यानी एक हेड कांस्टेबल, 3 कांस्टेबल जाएंगे। जो भी डॉक्टर भीतर जाएंगे, चूँकि भीतर जो काम है वो डॉक्टर्स का है। और सीएमओ से भी कह दिया कि देखिए, किसी भी तरह से अगर ये सैंपल बदला गया, नष्ट हुआ, चुराया गया, हटाया गया, तो इसके बहुत ही गंभीर परिणाम होंगे। आप अपने डॉक्टर की ड्यूटी लगाइए। जो भी वहाँ सैंपल रखने, लाने, या पुलिस वाला कोई जिसको हैंडओवर करना है किसी दूसरे केस के, बहुत ढेर सारे सैंपल पड़े होते हैं, जब तक पुलिस इसको अपनी कस्टडी में नहीं लेती है लिखा पढ़ी में, तब तक इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। ऐसा बताया भी गया कि बीच में बराबर कोशिश हुई कि सैंपल को बदल दिया जाए, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। हल्ला होना था, हल्ला हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी वापस आईं और आते ही उन्होंने, जब अखबार और टीवी की इन सब खबरों के बारे में उनके लोगों ने उन्हें ब्रीफ किया कि साहब बहुत बुरा हुआ, इस तरह से हुआ। अमरमणि त्रिपाठी बुलाए गए। उन्होंने पहुंचते ही सिर्फ एक ही बात कही कि साहब ये लोग यहाँ पर सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने सबका नाम लिया, एसएसपी का नाम लिया, मेरा नाम लिया और एसपी ट्रांसगोमती का नाम लिया, और ये कहा कि साहब ये मेरे लिए कहा कि देखिए, अभी इसने यही खुराफात की थी, गाज़ियाबाद में आपने हटाया था, इसके पहले भी लखनऊ से जब सारे लोग हटाए गए थे तो भी हटाया गया था, दोबारा पोस्ट कैसे हो गया यहाँ पे? बाकी सबकी तो नई पोस्टिंग, ये दोबारा कैसे आ गया? मुख्यमंत्री जी के लिए इतना सुनना बहुत था। उन्होंने, उस समय उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे पीएल पूनिया साहब, जो इस समय वर्तमान में कांग्रेस के सांसद हैं, वो उनके प्रमुख सचिव हुआ करते थे। उनको बुलाया और उन्होंने कहा सबसे पहले ये पता करो कि ये दोबारा इसकी पोस्टिंग यहाँ किससे हुई, जिसने की है, जिस किसी ने की है या मुझसे कराया है, मैं उसको सस्पेंड करूँगी। मेरे कान तक ये बात आई। काफ़ी देर तक ये मंथन चलता रहा, लेकिन ये बात कोई ओन करने को तैयार नहीं था कि किसने ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराई थी। फिर उन्होंने कहा कि इसको सस्पेंड कर दीजिए।
चूँकि पूनिया साहब बहुत ही सीजन्ड आईएएस माने जाते थे, बहुत ही सीजन प्रशासनिक अधिकारी थे, तमाम दीगर मुख्यमंत्रियों के प्रमुख सचिव हुआ करते थे अलग अलग पार्टीज़ के। श्री मुलायम सिंह यादव के भी प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री रहे, श्री नारायण दत्त तिवारी के भी प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री रहे, इतने पुराने थे श्री पूनिया। उन्होंने कुछ समझाया कि इस समय चूँकि बहुत ज़्यादा हाइप है अखबारों में इस मर्डर को लेके, और अगर किसी अधिकारी को इसमें पनिश किया जाएगा तो वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएगा। अमरमणि ने कहा साहब इसको लखनऊ के तुरंत बाहर कर दीजिए, नहीं तो ये इसी तरह की खुराफात करता रहेगा, और मेरी जानकारी के हिसाब से इन्हीं लोगों की वजह से ये वापस लाया गया, ये तमाशा कराया गया, ताकि प्रेस इसको जान जाए कि जो नवजात था, जो प्रेग्नेंट थी वो, कि उसका कैसे मैनिपुलेशन किया जाए डीएनए का, ताकि हम उसमें फंसें और सरकार बदनाम हो। अमरमणि जानते थे, जिस बहुत सी सरकारों में मंत्री रहे, कि क्या बताने पर शासक या राजा या मुख्यमंत्री नाराज़ होता है। इसी तरह वो अपनी दुकान इतने दिनों से चला रहे थे। आदेश हुआ, मुझे तुरंत इस बार स्पष्ट आदेश किया गया कि बॉर्डर पुलिस जालौन इनका स्थानांतरण किया जाए। स्थानांतरण आदेश मुझे बुला कर रिसीव कराया गया। तो ये कहा गया कि आप तत्काल रवाना हो जाएं यहाँ से। एकेडी द्विवेदी साहब हमारे डीआईजी रेंज थे उस समय, शुभचिंतक भी थे, शुभचिंतक पीएल पूनिया साहब भी थे। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा राजेश तुम सस्पेंड हो जाओगे, बेहतर यह है कि तुम तत्काल यहाँ से चले जाओ, वहाँ ज्वाइन करो, और वहाँ जो भी ऑफिस है तुम्हारा, या कुछ नहीं है तो एसएसपी के ऑफिस में लैंडलाइन नंबर से तुम हमको भी फ़ोन करो और अपने डीआईजी रेंज को भी फ़ोन करो कि तुमने वहाँ ज्वाइन कर लिया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी गाड़ी से कैसे जाएं, जालौन में कभी रहा नहीं था, उसके बारे में मुझे पता नहीं था। इस बीच में शाम के अखबारों में, सवेरे के अखबारों में निकल गया कि एसपी क्राइम तत्काल ट्रांसफ़र किए गए। सब ने कारण भी दिया उसमें कि शिव प्रकाश शुक्ला के ज़माने से अमरमणि के टारगेट में है, और जब भी उनको मौका मिलता है ये इनका नुकसान करते हैं। और अभी ताज़ा उदाहरण गाज़ियाबाद में हुआ था। सब चीज़ें अखबारों में भी आई। परेश पांडे एक हमारे जूनियर थे, वो ऑलरेडी वहाँ पोस्टेड थे, एडिशनल एसपी थे बहुत, और लखनऊ में बहुत अच्छी अच्छी जगहों में रहा, बहुत कर्मठ और बहुत तेज। उसको भी पता लगा मेरा, उन्होंने मुझे टेलीफोन पे संपर्क किया। उन्होंने कहा कि सर अगर आप चल रहे हों तो मैं सुबह निकल रहा हूँ, मेरे साथ चलिए, मैं अपनी गाड़ी से चलूँगा, वहाँ हम लोग वहाँ चलेंगे, ऑर्डर की कॉपी ले लीजिए, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं भी परेशान था, मैंने कहा बिल्कुल, कहाँ मिलोगे? उन्होंने कहा सब मैं घर आ रहा हूँ। मैंने भी अपना एक बिस्तरबंद, एक अटैची ली और उसकी गाड़ी में रख के मैं वहाँ से रवाना हो गया। जालौन पहुंचकर मैंने लैंडलाइन फ़ोन पर दोनों लोगों को बताया कि मैं पहुंच गया हूं यहाँ पर। अमरमणि ये इंसिस्ट करता रहा कि साहब सस्पेंड कर दीजिए इनको। बात उसकी इस प्रकरण में, इस मामले में नहीं सुनी गई। 4-5 दिनों के हल्ला के बाद, हल्ला गुल्ला बहुत ज़्यादा हुआ, अमरमणि मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए गए। और ये मुकदमा 9 मई 2003 की ये घटना थी। 17 मई 2003 को सरकार ने इस इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया। सीबीआई को ट्रांसफ़र किया गया तो वहाँ से सीबीआई के एक बहुत, जिनको अनसंग हीरो कहते हैं, एक डिप्टी एसपी थे उस समय, राजा बालाजी, उनको इस मामले की विवेचना दी गई। राजा बालाजी अपनी टीम के साथ तुरंत आ गए। 17 मई को पूरी टीम लेके आ गए, सरकारी गेस्ट हाउस में रुके। सबसे उन्होंने बात की, मुझसे बात की, सत्येंद्र वीर सिंह साहब से बात की,
अजय चतुर्वेदी उस समय इंस्पेक्टर महानगर था, उनसे बात की। जो भी उस समय मौजूद थे सीएमओ से पहले प्राइमा फर्स्ट राउंड में उन्होंने बात की, उनको सारी बातें बताई गई कि ऐसे ऐसे हुआ था। इस बीच में एक बात और आई कि उसकी डायरी वहाँ मौके पर मिली थी। उसकी बहन बार बार कहती थी कि वो अपनी डायरी मेंटेन करती है और 2 बार पहले प्रेग्नेंट हो चुकी है, दोनों बार इसका एबॉर्शन हुआ है। इस बार मंत्री जी इस पर दबाव बना रहे थे कि इस बार भी ये अबॉर्ट कर दिया जाए, लेकिन उसने कहा कि नहीं, इस बार हम नहीं मानेंगे। पहली बार जब इसका एबॉर्शन 2001 में हुआ था और जब निधि को उसने बताया था तो निधि मधुमिता को लेके अमरमणि के घर गई थी और अमरमणि को बड़ा भला बुरा कहा था और ये कहा था कि आपसे दोगुने, आपसे आधी उम्र की ये लड़की है और कवि सम्मेलनों में ये जाती है और बहुत ढेर सारे कवि सम्मेलन गोरखपुर में आयोजित हुए। आपका पूरा परिवार, आपकी दोनों बेटियां, आपकी मदर, आपकी पत्नी सब इसको सुनने आती थी। आपको शर्म नहीं आई? आपने इसके साथ क्या किया? खैर, उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बताया कि हम लोग बहुत ही निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, हमारे पास रहने को भी घर नहीं है और ये इस तरह से क्रूर मजाक हमारी इज्जत के साथ आप कर रहे हैं, आप मंत्री हैं। खैर, उन्होंने तुरंत एक मकान C33/6 पेपर मिल कॉलोनी निशादगंज में मधुमिता के नाम खरीद के उसे दे दिया, जहां मधुमिता अपनी बहन निधि के साथ रहने लगी। दूसरी बार जब वो प्रेग्नेंट हुई तो फिर उनको अबॉर्ट करा दिया ज़बरदस्ती। 2 बार के अबॉर्शन के बाद 16 मई 2002 को निधि और मधुमिता, ये दोनों ही बहुत फेमस महिला डॉक्टर हैं लखनऊ की, डॉक्टर चंद्रावती, जिनका कृष्णा मेडिकल सेंटर है स्टेडियम के ठीक पीछे, उनके पास गई और उनसे कहा कि साहब देखिए, डॉक्टर साहब मेरा 2 अबॉर्शन हो चुका है, 1 साल भर पहले और एक 8 महीने पहले, लेकिन अब हम अबॉर्ट नहीं कराएंगे। अब जो भी बेबी होगा हम उसको किसी कीमत पे अबॉर्ट नहीं करेंगे और अब हमें बच्चे की आवश्यकता है, हमारे साथ धोखा हो रहा है। चूँकि 2 एबॉर्शन के बाद हम कमज़ोर होते हैं, तो फर्टिलिटी टेबलेट्स कहते हैं, वो उस ज़माने में डॉक्टर चंद्रावती ने उनको लिखा और बताया कि ऐसे ऐसे इसको खाना है और वो दवा लेके चली गई। सीबीआई ने अपने इन्वेस्टिगेशन में डॉक्टर चंद्रावती का भी बयान नोट किया, जिनमें ये बातें सामने आई थी। तीसरी बार प्रेग्नेंट होने की सूचना उसने दे दी अमरमणि को। अमरमणि ने कहा कोई बात नहीं है, इधर उधर की बातें करते रहे। अमरमणि को बहुत स्पष्ट शब्दों में मधुमिता शुक्ला ने कहा कि मैं इस बार किसी कीमत में, आपके किसी भी प्रलोभन में, मैं इस बार इस बच्चे को अबॉर्ट नहीं कराऊंगी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अब मैं नहीं होने दूंगी। वो इस बात को हंसी ठिठोली में टालते रहे और धीरे धीरे ये बात पता लग गई अमरमणि की पत्नी मधुमणि को। वहीं C2 लॉरेंस टेरेस कॉलोनी है हजरतगंज कोतवाली के पीछे की तरफ की बहुत पॉश लोकेलिटी है, उसी में अमरमणि रहा करते थे। जैसे ही मधुमणि को ये बात पता लगी, उन्होंने अपने आदमियों से इसका नंबर मंगवाया मधुमिता का और इसको टेलीफ़ोन करके बहुत ख़राब शब्दों के इस्तेमाल के साथ गाली गलौज की, बहुत ज़्यादा गाली गलौज की और उससे कहा कि रास्ते से हट जाओ, तुम हमारा परिवार ख़राब कर रही हो, कुछ इस तरह की बातें। 1-2 बार तो उसने बर्दाश्त किया मधुमिता ने, लेकिन जब तीसरी चौथी बार मधुमणि ने फ़ोन किया तो उसने जवाब दिया, उसने भी गाली गलौज की, बात बढ़ने लगी। आज काफ़ी समय हो गया है, कल इन्वेस्टिगेशन की और डिटेल्स, और मैं आपको बताऊंगा कैसे पुलिस, पॉलिटिक्स, पावर, इन सब ने मिलके कितनी तिकड़म की। ये तो
कलेजा है निधि शुक्ला का, जो इस केस को परसू कर रही थी। ये कलेजा है हमारे अनसंग हीरो राजा बालाजी का, सीबीआई के डिप्टी एसपी थे, जिन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट किया। परत दर परत, छोटी छोटी बातें, कितनी साजिशें बीच में हुई कल मैं बताऊंगा आपको। लेकिन इस एस इन्वेस्टिगेटर राजा बालाजी ने इस पूरे प्रकरण को अपने अंजाम तक पहुंचाया। कैसे कैसे किस तरह से ये कहां कहां तक पहुंचा, इस सब के बारे में मैं डिटेल बताऊंगा। और फिर फाइनली बताऊंगा कि उस मुकदमे का क्या हुआ और ये पति पत्नी और जो मारने वाले हैं वो इस समय कहाँ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।